भागवत साहब से किसी को मिलना है या को मिलने जा रहे हैं, उससे किसी को कोई इनकार नहीं। लेकिन भागवत साहब जो है, क्या औरंगजेब है यहाँ? उनकी क्या हैसियत है, कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत क्या है? क्या वो आदेश देंगे तो मोदी साहब उनकी आदेश को मान लेंगे? ये सब सवाल आते हैं और इनसे जो बेनिफिट हो रही है वो दो ही लोगों को हो रही है। एक तो बेनिफिट ये हो रही है कि सरकार से ऊपर जो है वो भागवत जी हैं या आरएसएस, और जो लोग यहाँ से मिलने के लिए उनसे गए हैं वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने आप को मुस्लिम का स्पोक्समैन करना चाहते हैं। तो मेरे तो समझ में यही आ रहा है कि ये भी एक तमाशा है जिसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसका कुछ होना जाना है नहीं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रोग्राम आपके रूबरू। आज हमारे साथ बिल्कुल नए गेस्ट हैं, पहली बार हमारे चैनल पर हैं सैयद अली मुश्तबा साहब। आप चेन्नई में आईएएस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उससे पहले मीडिया को लंबे अरसे तक मीडिया पढ़ाया है और ख़ुद जर्नलिज्म का एक लंबा सफ़र आपका रहा है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो उनकी एक किताब है, आपकी सैयद अली मुश्तबा साहब की, जिस किताब का नाम है पोस्ट ट्रुथ इंडिया द ब्रांड न्यू रिपब्लिक। इसका जो रिलीज़ सेरेमनी दिल्ली में हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसके बाद हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे पास आएँ, तो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि आपकी इससे पहले 3 किताबें और हैं। इंडियाज़ ईस्टवर्ड थ्रस्ट, जो 2019 में आपकी किताब सामने आई। दूसरी साउंडिंग्स ऑन साउथ एशिया 2005 में, और द डिमांड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश पॉलिसी 1940 से 1945 के बारे में। ये 2002 में आपकी किताब आई, जो आपकी पीएचडी की थीसिस भी थी। इस वक्त ये किताब क्यों लिखी, इससे हम शुरू करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जब लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, जब सियासी हालात मुल्क में ऐसे हैं कि खंबे से बांध करके पिटाई हो जाती है बगैर किसी जुडिशल प्रोसेस को फॉलो किए, आपने जो ये किताब लिखी, एक तो द पोस्ट ट्रुथ इंडिया द ब्रांड न्यू रिपब्लिक, ये किताब अंग्रेजी में है। आप लोग उसे ऑनलाइन ले सकते हैं, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ साथ आपको दूंगा। आप ये बताइए कि आपको ये किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया, मतलब क्यों आपने ज़रूरत महसूस की इस किताब को लिखने की? देखिए, ये किताब जो है मैं शुरू कर रहा हूँ, ये 86,000 वर्ड्स की किताब है, और इस किताब का महफूम जो है वो मैं गालिब शायर जो हैं उनके 2 लाइन से इस किताब की पूरी निचोड़ 86,000 वर्ड्स को मैं लेके आता हूँ कि हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो इसकी जो ये 2 लाइन है, ये पूरे किताब की अक्कासी है। जो हिंदुस्तान में 2014 से अभी तक जो कुछ चल रहा है, वो सब लोग उसको देख रहे हैं, उसके अंदर रह रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी एहसास या इतनी हिस्सास नहीं थे कि वो उसको कलम बंद कर सके। तो मैं हर दिन एक सहाफ़त के ज़रिए से और एक कंसर्न सिटीज़न के ज़रिए से मैं परेशान हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो दिमाग के अंदर तो एक हलचल चल ही रही थी, और ये जो लिखने का जो मंशा है या लिखने की जो हिदायत है, ये मैं कहता हूँ कि ये इल्हामी कैफियत है। मुझे किसी ने फोर्स किया कि मैं इसको लिखूं, और मेरे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ये हलचल चलती रह रही थी कि हो क्या रहा है, इसको मैं कैसे मतलब इसकी तर्जुमानी करूं। तो मैं सहाफ़त से आज भी जुड़ा हुआ हूँ, 10 वेबसाइट में लिखता हूँ। तो मैं मुस्तकिल इनकी एक 1000 वर्ड्स की, 800 वर्ड्स की एक जो है ऐसे मैं लिखता हूँ, जो कि लोग शाया कर लेते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई आपने तो आधा काम तो किया हुआ है, उसको एक जगह जमा कीजिए और उसको एक शक्ल के रूप में, किताब के रूप में जो एक शक्ल दीजिए। तो आपका मतलब ये है कि ये जो पूरा पीरियड है
और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वो लॉकडाउन हो गया 2020 में 24 मार्च को, तो मैं घर में बंद हो गया, सब लोग बंद हो गए। तो मैंने कहा कि ऐसे अच्छे मौके को क्यों नहीं मैं एक मतलब अपने अदबी तालीमी मतलब सांचे में ढालूं। तो ये किताब की बुनियाद यहाँ से पड़ी। इन्होंने पहला सवाल जो उन्होंने किया था उस जवाब को मैं नहीं दे पाया, उस जवाब का फिर से जवाब दे रहा हूँ कि इस किताब को लिखने के लिए आपने क्या मतलब आपकी क्या पोजीशन है, किस पोजीशन से आप ये किताब लिख रहे हैं। तो मेरी 3-4 पोजीशन है इस किताब को लिखने के लिए, और ऐसे माहौल में आप क्यों लिख रहे हैं। तो उसके मैंने कुछ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये है कि मैंने 3-4 पोजीशन इस किताब के लिए ली है। पहली पोजीशन ये है कि मैं कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ। सारे लोग जो हैं वो कंसर्न सिटीजन होते हैं, लेकिन कंसर्न सिटीजन होने का मतलब ये नहीं कि आप किताब लिखें। उसके लिए मुझे दूसरी पोजीशन लेनी पड़ी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने दूसरी पोजीशन इस्तेमाल की कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं लिख सकता हूँ। लेकिन जर्नलिस्ट की अपनी लिमिटेशन होती है, वो प्रोफेसर नहीं है और वो इंटेलेक्चुअल कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता। जर्नलिस्ट जो देखता है वो लिखता है, उसके आगे उसको ब्रीफ नहीं है कि वो लिखे, नहीं तो वो फिर एडिटोरियल लिखने लगता है। तो मैं जो हूँ प्रोफेसर हूँ और मैं उस जाविये में अपनी दखल रखता हूँ। तो मैं वो इंटेलेक्चुअल जो इनपुट है वो मैंने किताब में लिखी है। तो ये मेरी तीसरी पोजीशन है। जो चौथी पोजीशन मेरी है वो मेरा नाम है, मैं उस पोजीशन से जो है लिख रहा हूँ। तो इन चारों पोजीशन को रखते हुए मैंने ये किताब लिखी है और ये किताब को मैंने जुर्रत की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जब किताब मैं लिख रहा था या जब मैंने लिखने के इख्तिताम में आ गया तो मैंने पब्लिशर की तलाश किया, तो मुझे 10 पब्लिशर ने रिफ्यूज़ कर दिया सिर्फ इसके कंटेंट के लिए। वो हमसे कहते थे कि मुझे 250 वर्ड में जो है आप इस किताब का मफ़हूम लिख के भेजो। तो मैं उनसे यही कहता था कि 2 चीज़ें चल रही हैं हिंदुस्तान में, एक तो झूठ की नगरी है, दूसरी नफरत की नगरी है। बस उन्होंने बंद कर दिया इसको, मैं नहीं छापूंगा। आप कोई जो है मतलब अच्छी बातें करें, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, कुछ और की बात करें तो मैं छाप दूंगा। ये कंट्रोवर्शियल बुक है। अभी भी जो हमारे पब्लिशर साहब हैं इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनको मैंने सारी बातें कह दी कि भाई ये किताब में ये सेंसिटिव कंटेंट है, आप देख लीजिए। तो इन्होंने एक इसका बहुत अच्छा जरिया निकाल दिया। उसमें उन्होंने एक पेज लगा दिया शुरू में ही, 2-3 पेजों के बाद उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिशर इज नो वे एसोसिएटेड विथ एनी कंटेंट, एनी वर्ड of this book. The publisher has no association with the content of the book. We have just published the book, that's all. And all the content belongs to the author. मुझसे एक सिग्नेचर करके मुझसे एक स्टेटमेंट ले लिया, उसके बाद ये किताब आई है। तो इस किताब को लिखने का मैं फिर उसी पर आ रहा हूँ कि इसमें क्या कुछ आपने बयान किया है और इसका मकसद क्या है। और ख़ुद अपने आप में, चूँकि हमारे जो देखने वाले हैं वो पोस्ट ट्रुथ इंडिया शायद समझ में ना आए कि आखिर इसमें क्या कुछ कहा गया है, थीम क्या है इस किताब का। जी, पहले तो मैं आपको थीम के बारे में बता दूं जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। पोस्ट ट्रुथ क्या होता है? पोस्ट ट्रुथ का मतलब यह है कि जो चीज़ सही नहीं है, जो जिसको ट्रुथ का जो अपोजिट होता है वो पोस्ट ट्रुथ है। जिसको आप कह लें लाई कह लें, जिसको कह लें झूठ कह लें, वो पोस्ट ट्रुथ होता है। जो जिसकी कोई सदाकत नहीं है, जिस अल्फाज की या जिसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। तो मैं ये देख रहा था कि ये हिंदुस्तान में 2014 से यही चल रहा है। अब आपको मैं एक मिसाल दे दूं छोटी सी कि हमारे यहाँ जो है डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हो गई। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ये वजह से जो है नोटबंदी की। नोटबंदी में जो परेशानियां हुई हैं सारे हिंदुस्तानियों को समझ में आया कि क्या परेशानी है। उसके बाद जब उसका लेखा जोखा हुआ तो मालूम हुआ कि कोई भी वजह जो है जो गवर्नमेंट ने नोटबंदी की दी थी वो कोई भी पूरी नहीं हुई। ये पोस्ट ट्रुथ है, यानी कोई मकसद पूरा कोई मकसद नहीं पूरा हुआ। और ये पूरा निज़ाम जो चल रहा है वो सिर्फ झूठ का निज़ाम चल रहा है। 2 चीज़ें ये निज़ाम जो चल रही है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो झूठ चल रहा है, दूसरा जो है वो नफरत चल रही है। ये दो चीज़ें जो हैं ये मेरे सामने वो खुल के आई। तो जो झूठ का निज़ाम है उसको मैं पोस्ट ट्रुथ कहता हूँ और जो नफरत का निज़ाम है उसको मैं ब्रांड न्यू रिपब्लिक कहता हूँ। ब्रांड न्यू रिपब्लिक मैंने इसलिए कहा है
कि रिपब्लिक तो इंडिया है ही है आज भी, लेकिन ये वो रिपब्लिक नहीं है जिसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, मौलाना आज़ाद हैं, सरदार पटेल हैं, नेहरू हैं, इवन हमारे गांधी जी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की, नए मुल्क की एक विजन उनके पास था कि इस तरह का हमारा मुल्क होगा जहाँ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होगी, जहाँ पे सब लोग जो हैं मतलब आपस में भाईचारगी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब मतलब ये कि ख़त्म के बराबर हो गई हैं और ये एक ब्रांड न्यू रिपब्लिक हो गया है। और यहाँ के जो हालात चल रहे हैं वो उसमें हम भी रह रहे हैं और आप भी रह रहे हैं। तो इस किताब में उस ब्रांड न्यू रिपब्लिक में क्या क्या हो रहा है उसका लेखा जोखा है। इसमें एक बात आपने कही कल, मैं जब उस फंक्शन में था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इफ यू इलेक्ट ए जोकर सर्कस इज सर्टेन, वो क्या है, उसे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। क्योंकि आप जब खुल करके एक बात कह रहे हैं कि ये झूठ की बुनियाद पर चलाया जा रहा भारत है और नफरत की बुनियाद पर रिपब्लिक चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर। जी, मैंने किताब में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इफ यू इलेक्ट अ जोकर सर्कस इज ऑब्वियस। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लॉकडाउन में थे तो हमने सर्कस ही देखी। जो मेन मकसद था लॉकडाउन का वो था कोरोना को रोकना, और लॉकडाउन जो है वो एक तरीका था कि जिससे कोरोना रुके। लेकिन इस कोरोना को रोकने के लिए और अपने इंडिया के जो मेडिकल और जो हॉस्पिटल और जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जार है, उसको उसमें कुछ मतलब वहाँ पैसे ही नहीं है। तो इतने बड़े मतलब बीमारी कोरोना को मतलब जूझने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, या हमने ऐसे खुल के बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया कि कोरोना को की तरफ से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने आदेश दिया 8 बजे रात में कि सब लोग 4 बजे दूसरे दिन जो है दिन भर कर्फ्यू, दिन भर तो कर्फ्यू लगा रहेगा, जनता कर्फ्यू, वो मेरे ख्याल में 23 मार्च का था, और 4 बजे आप निकले और हर के हाथ में एक टिन हो और एक लकड़ी का कुछ वो हो जिससे वो आप बजाते रहें, कोरोना भाग जाएगा। तो ये एक सर्कस है जिसको मैं कह रहा हूं। कोरोना का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। कोरोना जो है वो एक वायरस है, वो एक बायोलॉजिकल वायरस है। उसको फाइट करने के लिए आप साउंड बजाएंगे या घंटा बजाएंगे, उससे कोरोना वापस नहीं जाएगा। तो दिस वाज वन सर्कस, और उसके बाद कई और सर्कस हुए हैं। दूसरा सर्कस, उन्होंने कहा कि 7 बजे रात में जो है आप लाइट बंद कीजिए और फिर लाइट खोलिए। आपके घर में अगर लाइट नहीं है तो मोमबत्ती जला लीजिए या दिया जला लीजिए, फिर दिया को बुझा दीजिए, फिर जला लीजिए। ये सर्कस है, इससे कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने वो कोरोना के जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई और लोग दिल्ली से जो है भागने लगे, जो वर्कर लोग हैं लॉकडाउन की वजह से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो अपने अपने घर जा रहे हैं और किस मुश्किल से, किस जद्दोजहद से वो जा रहे हैं। ऊपर से जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिया वो फूल बरसा रहे हैं अपने कोरोना के जो है फ्रंट लाइन वर्कर को। ये भी एक सर्कस है। तो इस तरह के कई सर्कस लॉकडाउन में देखने को मिले हैं, जिसको मैंने कहा कि इफ यू इलेक्ट जोकर यू हैव टू वॉच द सर्कस। तो ये मेरा महफूज ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जो आज़ादी के लिए, जिसमें सब बाकायदा उन्होंने साथ दिया एक दूसरे के साथ। अगर कंधे से कंधा मिला करके ना लड़ रहे होते तो मुल्क आज़ाद ना होता। और जिन लोगों के हाथ में अब हुकूमत है उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। आरएसएस के लोग कहाँ थे, ब्रिटिश हुक्मरानों के लिए जासूसी करते थे, ये चीज़ें बहुत ही डॉक्यूमेंटेड हैं, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप एज ए राइटर, एज ए कंसर्न सिटीजन, मुल्क को कहाँ महसूस कर रहे हैं? क्या इसका रिवर्सल, क्या इसका वो भारत जिसकी पहचान दुनिया भर में सारे मजहबों के लोगों के एक साथ मोहब्बत के साथ रहने वाली थी, क्या वो पहचान फिर से बनेगी, फिर वापस होगी? क्या आपको लगता है? क्या या हम नेहरू की इरा, जिसको आमतौर पर कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष दौर, उससे हम बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, वापसी नहीं है? देखिए, इसका जवाब मैंने अपने लास्ट चैप्टर में दिया है और मैंने वादे तौर पर कह दिया है कि मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं कोई खुदा नहीं हूँ जो मैं आपको इसके जवाब दे सकूं। मैं एक आम भारत का नागरिक हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, एक प्रोफेसर हूँ
पढ़ाता हूं, मैं एक गेस वर्क कर सकता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। मुल्क जो अभी है वो दो रास्तों पे चल रहा है। एक रास्ता जो है, जो अभी जो हमारी जो सरकार है 2014 से 2019 से, वो उसको एक अलग डगर पे ले जा रही है। वो डगर है हिंदू राष्ट्र। हमारी सरकार का जो रास्ता चल रहा है उसका इख्तिताम हिंदू राष्ट्र पर होगा। अब हिंदू राष्ट्र की क्या शक्ल होगी नहीं होगी वो मैं नहीं बता सकता हूं इस वक्त। दूसरी जो डगर चल रही है वो उल्टी सिम चल रही है, जो कि फिर से इसको सेंट्रिस्ट पोजीशन पे लेके आने की कोशिश कर रही है। यही दो फोर्स इंडिया में चल रहे हैं। अभी जो भारत जोड़ो चल रहा है कांग्रेस का, वो इसको फिर से उसी विजन पे लेके जाना चाह रहा है जो कि 1950 में इंडिया रिपब्लिक बनी थी और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फ्रेमवर्क बना था कि ये हमारा भारत जो है और देश हमारा इस लाइन पे चलेगा। तो अब ये देखना है कि कहाँ जाता है। मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई नजूमी नहीं हूं कि मैं बताऊंगा कि यही जा रहा है, इधर जा रहा है। और दोनों तरफ जो हैं ऐसे लग रहे हैं कि मतलब दोनों के पल्ले बराबर हैं। और आज अगर मैं आज के वक्त की बात करूं तो मुझे जो दूसरा पल्ला है जिसको कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का पल्ला, वो भारी है, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हैं। उनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास मिलिशिया है, उनके पास वर्कर हैं। लोग ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें तो ये करना है। तो जब पूरे देश का मन अगर बन जाएगा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो कोई आदमी उसको कहां से किस तरह से रिवर्स कर सकता है। एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर फिर भी हम लोग ऐसे फोर्सेस को अगर हम लोग डेमोक्रेटिकली हरा भी दें और 2024 में पल्ला बदल भी दें, लेकिन जो जहर ये 8 सालों में जो सोसाइटी के अंदर घुस चुकी है, जो कि शुरू हो गया था 2014 से ही, और अभी तो इख्तिताम के तो बहुत दूरी है, अभी तो पूरे मतलब उरूज पे है कि अब एक नफरत की जो माहौल है, इसको रिवर्स करना एक बहुत बड़ा टाइम लगेगा और बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि फिर से आप उसी भाईचारगी के साथ, उसी प्यार मोहब्बत के साथ, उसी इखलाक के साथ जो पहले हुआ करता था, जो आज नहीं है। तो ये मुश्किल काम है बताना, लेकिन ये तो मैं ज़रूर कह दूंगा कि इसका चेंज जो है, चेंज तो हर कुछ हो सकता है, होगा, चेंज तो होगा ही होगा, लेकिन उस चेंज के बाद क्या होगा, क्या फिर हम पीछे चले जाएंगे और उसी तरह से रहने लगेंगे, या कोई नई शक्ल आएगी, ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, जाहिर है एक राइटर के तौर पर, एक कंसर्न सिटीजन के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर, माइनॉरिटी जो टारगेट है, जाहिर है इंसान गौर करता है, सोचता है, समझता है हर वाक़े को। और जिस लेवल पर आपने इतनी किताबें आपने लिखी हैं, पढ़ाते हैं, नई नस्ल के बच्चों से भी का इंटरेक्शन होता है। अभी जो हाल ही में कुछ मुसलमान मोहन भागवत जी से मिले हैं, आरएसएस के प्रमुख से, उसे, और उसके बाद मोहन भागवत जी का अभी ताज़ा बयान विजयदशमी के मौके पर कि हमें मंजिल पर नज़र रखनी चाहिए, बीच में अगर पहाड़ हो, ऊंचाइयां हो, तो अपना रास्ता बदल करके भी पहुंचना, हमें मकसद तक पहुंचना है, और ये मुसलमानों के साथ हमारी कोई पहली मुलाकात नहीं थी। तो ये जो मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश, या कुछ लोगों का लालच में उनकी तरफ जाना, वो कुछ भी वजह हो सकती है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये एक अच्छी बात है कि बगैर अपनी शर्तें और अपनी प्रॉब्लम्स को हल किए सिर्फ उनके साथ बैठ जाना या फोटो खिंचवा लेना या खबरों में वो कर देना, क्या वो वाकई मुल्क के लिए या कम्युनिटी के लिए कोई फायदेमंद है? देखिए, मैं इंडियन मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं इस पर कोई बहुत गहरा कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन एज ए कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया एंड विथ मेरा जो है आइडेंटिटी है, मैं सैयद अली मुश्तबा हूँ, तो मतलब एक विशेष धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि भागवत साहब से किसी को मिलना है या को मिलने जा रहे हैं, उससे किसी को कोई इनकार नहीं, लेकिन भागवत साहब जो है क्या औरंगजेब है यहाँ के? उनकी क्या हैसियत है, कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत क्या है? क्या वो आदेश देंगे तो मोदी साहब उनकी आदेश को मान लेंगे? ये सब सवाल आते हैं
और इनसे जो बेनिफिट हो रही है वो दो ही लोगों को हो रही है। एक तो बेनिफिट ये हो रही है कि सरकार से ऊपर जो है वो भागवत जी हैं या आरएसएस, और जो लोग यहाँ से मिलने के लिए उनसे गए हैं वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने आप को मुस्लिम का स्पोक्समैन करना चाहते हैं। तो मेरे तो समझ में यही आ रहा है कि ये भी एक तमाशा है जिसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसका कुछ होना जाना है नहीं। अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आपकी बहरहाल जी मालूमात और जानकारियां हैं, एक्सपर्टीज है। आपने बताया कि मिडिल ईस्ट पर उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड आइडिया तो होता ही है। आरएसएस के इजराइल से ताल्लुकात, ज़ायनिज़्म और आरएसएस के नज़रिए की कॉमन ग्राउंड्स, उस सब को देखते हुए एक ऐसे मौलवी से मुलाकात करना मोहन भागवत जी की, जिसके खुद आरएसएस से या इजराइल से पुराने ताल्लुकात हैं, मेरा मतलब उमैर इलियासी, तो अपने ही रंग के लोगों से सिर्फ दूसरे मजहब का कोई हो दिखावे के लिए, जैसे अब से पहले बीजेपी की बहुत सी रैलियों में हिंदुओं ने टोपियां या बुर्के ओढ़े, ऐसी खबरें भी बहुत बार आई हैं। तो क्या ये सिर्फ एक दिखावे भर के लिए मुसलमान से मिलने की बात है, कहीं दुनिया में अपना चेहरा दिखाने की कोशिश होती है, या इसके कुछ और भी मानी है? क्या मतलब इसको थोड़ा सा और अगर आप इलेबोरेट करें। देखिए, मैं मतलब इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ और मैं उस पर किताबें भी लिख रहा हूँ। देखिए, एक साहब हैं, या उनका इंतकाल हो गया, उनका नाम है सैमुअल पॉल हंटिंगटन। ये बहुत बड़े मतलब थिंकर हैं इंटरनेशनल रिलेशन के। इन्होंने कहा है कि आगे दुनिया में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा, और वो सिविलाइजेशन जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के हवाले से तो चल ही रही है, और ज़ायनिज़्म और इस्लाम के हवाले से चल रही है। अब ये तीसरा जो खाना उसमें आ रहा है वो इस्लाम और हिंदुइज्म का है। और अभी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, अभी देखिए लिस्टर में राइट हुआ, अभी सिडनी में राइट हुआ, अभी जो है वो कनाडा में राइट हुआ, और अमेरिका में भी जो है बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं जो कि आरएसएस के लोग करवा रहे हैं, और वहाँ पे मतलब बहुत सारी एक्टिविटी जिस पे मैं आप लिखता रहता हूँ, आप मुझे फॉलो करें कि आरएसएस हैज़ अराइव्ड इन अमेरिका। तो ये सब चीज़ें जो वो चल रही हैं, वो इनकी तरफ से ये कह रहे हैं कि वी वांट टू bring peace in the globe and we want to be recognized as Hindu civilization and the world should recognize us। तो ये एफर्ट जो है ग्लोबल लेवल पे कि हिंदू सिविलाइजेशन का एक एफर्ट चल रहा है, जो कि कहते तो हैं कि वो पीसफुल है और वो सिर्फ अपने आप को अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के कई शहरों में, कई जगहों में और दुनिया के कई जगहों पे एक क्लैश हो गया है, और ये क्लैश पहले कभी नहीं था। मैं भी बाहर ममालिक में रह चुका हूँ और बहुत अच्छी तरह से वहाँ के जो हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, और भी जो लोग अरब हैं, ये हैं, सारी दुनिया के लोग मतलब ऐसी जगहों पे रहते हैं, तो उनसे कोई डिफरेंस नहीं था। अब वहाँ पे जो है एक क्लैश का माहौल बन रहा है, और ये जो है दो तरह की संकेत दे रहा है। एक संकेत तो ये दे रहा है कि आप आ जाइए, मैं आपसे जो चीज़ें यहाँ हिंदुस्तान में हो रही हैं वही चीज़ें अब दुनिया के दूसरे शहरों में हो रही हैं। अब इसके लिए ये सरदर्द है वहाँ के शहरों के लिए, वहाँ के इंतज़ामिया के लिए, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए कि इसको कैसे हैंडल करें। यहाँ अभी जो सिडनी में राइट हुआ था, अभी हुआ है, कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है, कोई बहुत दिनों की बात नहीं है। वो एक फार्मर्स प्रोटेस्ट था अगेंस्ट सिख्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन, जो भी ऑस्ट्रेलियन लोग हैं उनके सिख फार्मर्स को परेशानी थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट में ये लोग जो हैं, जो कि नॉन मुस्लिम हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो सिख से आके भिड़ गई, और उसके बाद वहाँ पे जो भी कुछ हुआ तो ऑस्ट्रेलियन जो सरकार है, जो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया जो मेन बंदा था, उनका जो कल्पिट था, जो हिंदू कम्युनिटी का था, उसको डिपोर्ट कर दिया। अब वो जब दिल्ली आता है तो उसको गार्लैंड से स्वागत करते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, और उसको कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ के एजेंट जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए में पहुंचे हुए हैं, और वहां वो अपना काम कर रहे हैं,
और वो जहर नफरत का घोल रहे हैं वहां पे और मुजाहरा कर रहे हैं कि हम आ जाएं, हम आ गए हैं यहाँ पे, वी हैव अराइव्ड ओवर हियर। तो अब इसको आप कैसे संभालेंगे? ये तो बिल्कुल हंटिंगटन का जो फलसफा है या वो बैठ करके जिसने सोचा था वो बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं साकार हो रहा है। अब उसको मैं ब्रश असाइड कर दूं कि अरे नहीं ये तो क्रिकेट मैच था, वो क्रिकेट मैच में जो है हिंदुस्तानी बड़े मतलब जोश में निकल गए कि पाकिस्तानी हार गए हैं। भाई क्रिकेट मैच में, दूसरे क्रिकेट मैच में तो पाकिस्तान जीत गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब जो चीजें हैं स्पार्क होती हैं। अब एक किसी कैनेडियन ने, जो कि हिंदुस्तानी कैनेडियन है, वो लड़की है मेघमलाई नाम है, चेन्नई का रहती है, उसने एक काली जो गॉडेस ऑफ हिंदू है उसको जो है सिगरेट पीते हुए एक पोस्टर उसने बना दिया, एक फिल्म बनाई उसने कनाडा में। उसको वहां वो उसने उसकी फिल्म जो है वो लगी कॉन्टेस्ट में। वो हमारे जो एम्बेसी वाले हैं यहाँ के कनाडा में, उन्होंने फोर्सफुली उसको जाके उतरवा दिया। वो लड़की जो है वो एनआरआई है, वो वहां की सिटीजन है। तो ये तो हो रहा है। अमेरिका में जो है अभी 2 हफ्ता पहले इन लोगों ने कुछ आरएसएस लोगों को बुलाया, जो कि वहां के सेनेटर, वहां के काउंसलर, वो उन्होंने जाकर के उसको रुकवाया कि नहीं ये जो है ये नफरत के बीज है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हिंदुस्तान में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, मारपीट हो रही है, मुसलमान के बीएड को जो है वो शेव कर रहे हैं या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये सब किस्से जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, जबकि सब लोग ये कहते थे कि वहां जाने के बाद सारी आइडेंटिटी बंद हो जाती है और हम लोग सब आपस में साउथ एशियन हो जाते हैं या हिंदुस्तानी हो जाते हैं। वहां हमारा जो डिफरेंस है वो गोरों से और हमसे है, तो वो भी अब खत्म हो रहा है। यानी वो जो इंडियन डायस्पोरा है उसमें भी बाकायदा एक ऐसी तकसीम की जा रही है कि वो अब उनमें वहां भी दुश्मनियां बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहरहाल एक इंटरनेशनल लेवल पर इस किस्म की, हमने तकरीबन इसी किस्म की बात शमसुल इस्लाम साहब ने भी कही थी, जो आरएसएस और हिंदुत्व और मुस्लिम इशूज़ पर एक्सपर्ट हैं। आपने वो इंटरव्यू भी देखा, तकरीबन उसी किस्म की बात आपने सैयद अली मुश्तबा साहब ने भी की। आखिर में आप ये बता दीजिए कि आपकी किताब या किताबें हासिल करने के लिए लोग किस तरह से किताबें हासिल कर सकते हैं? जी, हमारी जो अभी नई किताब है वो मित्तल पब्लिकेशन दरियागंज से शाया हुई है, और आप मित्तल पब्लिकेशन को गूगल में टाइप करें, उनका एड्रेस मिल जाएगा। ये किताब अमेजोन में भी लगी हुई है और अमेजोन का लिंक आप नहीं, अमेजोन आप किताब का नाम टाइप करें, द पोस्ट ट्रूथ इंडिया द ब्रांड न्यू रिपब्लिक, आपको अमेजोन के का एड्रेस मिल जाएगा। और जब आप उसको ऑर्डर करना चाहें तो मेरा नाम मेंशन कर दें, तो वो आपको डिस्काउंट देंगे कि ऑथर के रिक्वेस्ट पे मैं जो हूँ उसको मैं खरीदना चाह रहा हूँ। जी। तो यही उसका तरीका है। ये बहुत और भी आसान हो गया, आपको डिस्काउंट का रास्ता भी बता दिया है मुश्तबा साहब ने। हमें उम्मीद है कि आप लोग इनकी किताबें पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। कम से कम एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अब बहुत कम लोग रह रहे हैं जो हिम्मत से अपनी बात बोल रहे हैं और लिख रहे हैं जो कुछ वो महसूस कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लोग तो खामोश हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।